संघवाद। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरा कथन कारण आर कहा गया है। ए है संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है। आर है यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करता है। तो उत्तर इसमें है ए सही है, यानी ए आर दोनों सही है। ए सही व्याख्या आर करता है। संघीय व्यवस्था में संविधान में केंद्र एवं इकाइयों के मध्य विभाजन होता है। शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के बावजूद भी विवाद को अनेक प्रकार से रहता है, अतः विवादों का निष्पक्ष निस्तारण हो सके इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। उपयुक्त प्रश्न में कथन ए आर दोनों सही है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। आर है शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं, यथा युद्ध, राजनीतिक मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति, आर्थिक अनुदान और राजनीतिक एवं दलीय राजनीति। तो इसका उत्तर होगा दोनों सही है, यानी कि ए आर की व्याख्या करता है। संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार की शक्तिशाली होना स्वाभाविक है और शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं, यथा युद्ध, राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति और आर्थिक अनुदान की राजनीति एवं दलीय राजनीति। अनेक ऐसे बाह्य और आंतरिक कारक होते हैं जो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार की शक्तिशाली बनाते हैं। यह केंद्र शक्तिहीन होगा तो वह उक्त कारणों का समाधान नहीं कर पाएगा। भारत एवं अमेरिका सहित सभी संघात्मक प्रणाली में युद्ध, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, आर्थिक सहायता एवं दलीय राजनीति के कारण केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली बनी हुई हैं। इसी प्रकार संयुक्त उपयुक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ये सही है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था क्या है? शक्तियों का बंटवारा है और इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा है, इसमें सी सही है। भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन तथा स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी विशेषताएं विद्यमान हैं। शक्तियों का पृथक्करण अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, जबकि प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो उत्तर होगा इसका डी, संविधान का सर्वोच्चता। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन का स्रोत संविधान है, इसलिए इस प्रकार की शासन प्रणाली में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन संघीय शासन की विशेषता है? तो उत्तर है डी, केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो उत्तर ए है, एकात्मक सरकार। भारतीय संघवाद के अनिवार्य लक्षणों में एकात्मक सरकार सम्मिलित नहीं है। भारत में दोहरी सरकार है, राज्य की सरकार एवं केंद्र की सरकार। इन दोनों सरकारों के मध्य ही शक्तियों का विभाजन होता है। दोनों ही सरकारें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एक दूसरे से स्वतंत्र है। प्रश्न नंबर 7 है, फेडरलिज्म फोडस से ग्रहण किया गया, यह किस भाषा का है? तो यह लैटिन भाषा का है। फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोडस से ग्रहण किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी के संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो उत्तर सी, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय। तो शक्ति का विभाजन और न्यायिक संगठन की सर्वोच्च न्यायालय की अस्तित्व और लिखित संविधान ये अमेरिका की विशेषता है। अमेरिकी संविधान में शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व तथा लिखित संविधान आदि विशेषताएं हैं, किंतु न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय उसकी विशेषता नहीं है। अतः महत्वपूर्ण तथ्य, फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में माध्यम से अमेरिका के जिस संविधान का निर्माण हुआ उसे निम्न प्रकार है। लिखित संविधान है, संघात्मक संविधान है, अवरोध एवं संतुलन का संबंध सरकार के
3 अंगों के मध्य अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अत्यधिक संक्षिप्त संविधान, मात्र 7 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में अनन्य संविधान, प्रतिनिधि गणराज्य है, न्यायिक सर्वोच्चता है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत, मौलिक अधिकार है, संविधान की सर्वोच्चता है, जनता की प्रभुत्व शक्ति संपन्नता है, लूट प्रथा है, दोहरी नागरिकता है। प्रश्न नंबर 9 में संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न में से की आवश्यकता होती है। तो ये है लिखित संविधान और शक्ति विभाजन। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है। तो उत्तर सी है संघ से अलग होने का अधिकार। संघ से विलग होने का अधिकार किसी भी संघात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है। सोवियत रूस जैसे महापरिसंघ वाली व्यवस्थाओं में इकाइयों को यह अधिकार प्राप्त है। दोहरी नागरिकता के संबंध में यह विवाद का विषय है कि इसे संघात्मक व्यवस्था की विशेषता माना जाए या नहीं। भारत और कनाडा में एकहरी नागरिकता है, फिर भी ये संघात्मक व्यवस्था है। इस संबंध में यह माना जाता है कि दोहरी नागरिकता संघात्मक प्रणाली की विशेषता तो है, परंतु मूल विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 11 सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। तो उत्तर ए है अमेरिका। सहयोगी संघवाद का उदाहरण अमेरिकी संघ में, क्योंकि यहाँ पर राज्यों ने आपस में मिलकर संघ की रचना की है। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है। तो डी ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार भारत में प्रबल केंद्रीय सरकार है, फिर भी इसका परिणाम यह नहीं है कि प्रांतीय सरकारें कमजोर होकर केंद्रीय राजनीतिक प्रशासनिक अधिकरण मात्र ही बन जाए। प्रश्न नंबर 13 है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानताएं पाई जाती वह है केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की पंचायत करना। प्रश्न नंबर 13 का व्याख्या है भारतीय एवं अमेरिकी संघवाद में केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे सुलझाया जाता है। पूर्ण विकसित संघात्मक शासन प्रणाली में 3 विशेषताएं अनिवार्य पाई जाती हैं: संविधान की सर्वोच्चता, संघीय सरकार एवं संघ की इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण, एक सर्वोच्च न्यायालय सत्ता का अस्तित्व ताकि संघ एवं उसकी इस इकाइयों के बीच कोई विवाद पैदा होने पर वह उसका समाधान कर सके। प्रश्न नंबर 14 है भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट क्योंकि वह दोनों देशों में उत्तर है एक सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है। तो उत्तर ए है मॉरिस जोन्स ने अपनी कृति इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था के अंतर केंद्र तथा राज्य सरकार विधि निर्माण का कार्य अपने क्षेत्राधिकार में करती है। इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारें के कानूनी अधिकार में सामंजस्य की अत्यंत आवश्यकता हो जाती है। इसी क्रम अनुसार दोनों के सौदेबाजी भी चलती है। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत नहीं है। उत्तर है डी ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर है 17 निम्नलिखित में से युग्म में कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। तो युग्म डी सम्मिलित नहीं है। ब्रिटेन संघात्मक, भारत में संघात्मक शासन है, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक है, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 18 भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है। तो उत्तर है सी अर्ध संघवाद। भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद के रूप में विश्लेषित किया जाता है। के.सी. हेयर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय प्रणाली कहा है। उच्चतम न्यायालय ने ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट में हमारे संविधान को परिसंघीय बताया है। केशवानंद भारतीयवाद में परिसंघीय संरचना का आधारभूत लक्षण माना गया है। 1983 में गठित
गठित सरकारीय आयोग केंद्र राज्य संबंधों ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय माना है। अतः भारतीय संविधान परिसंघीय यानी अर्ध संघीय है। ज्ञातव्य है कि प्राचीनतम संघवाद का उदाहरण अमेरिका में मिलता है, वह संघवाद की जननी है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो उत्तर भी सही है, राष्ट्रपति का नेतृत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। राष्ट्रपति का नेतृत्व किसी भी शासन प्रणाली में संभव है, चाहे वह एकात्मक हो या संघात्मक। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो डी है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। प्रश्न नंबर 21, नीचे दी गई शासन प्रणाली को उसके आवश्यक गुणों से मिलाइए। तो इसमें आवश्यक गुणों में मिलान में बी सही है। बी में से है कैबिनेट शासन प्रणाली कहाँ है? तो कैबिनेट शासन प्रणाली की प्रमुख गुण क्या है? कैबिनेट शासन प्रणाली के प्रमुख गुण है सामूहिक उत्तरदायित्व। और अध्यात्मक शासन प्रणाली के मुख्य गुण हैं शक्ति पृथक्करण। और संघात्मक शासन प्रणाली के मुख्य गुण हैं शक्ति विभाजन। और एकात्मक शासन प्रणाली के मुख्य गुण है शक्तियों का संकेंद्रण। कैबिनेट शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण, एकात्मक संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति विभाजन और एकात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का संकेंद्रण। प्रश्न नंबर है 22, निम्न में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारें का सम्मिश्रण विद्यमान है? तो उत्तर भी सही है, यानी फ्रांस में। जनरल डी गाल द्वारा निर्मित फ्रांसीसी संविधान जो 4 अक्टूबर 1958 से लागू हुआ, वह फ्रांस के पंचम गणराज्य का संविधान कहलाता है। इसमें संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणालियों में समन्वय स्थापित कर अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म नहीं है? तो उत्तर है बी युग्म सही नहीं। ब्रिटेन एकात्मक है और अमेरिका जो है एकात्मक नहीं संघात्मक है। ऑस्ट्रेलिया संघात्मक है, भारत संघात्मक, अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली है, न कि एकात्मक। अमेरिका में आधुनिक संघवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, संघ राज्य पद्धति का सार है वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो कि थोड़ी सी पारंपरिकता और सामंजस्य चाहता है। यह ऐसी संघ व्यवस्था है उसे कहा जाता है तहसील। सहकारी संघ व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग निर्भरता एवं सामंजस्य व सरकारी संघ व्यवस्था कही जाती है। प्रश्न नंबर 25 है, जो विचारक राज्यों के संघों का संघ मानते हैं वह है बहुलवादी। बहुलवादी विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं। 20वीं सदी में बहुलवादी का उदय संप्रभुतावादी सिद्धांत का विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। बहुलवादियों के अनुसार राज्य जितना भी गरिमामय एवं शक्तिशाली हो परंतु वह समाज के अनेक संस्थाओं में एक है। बहुलवादी न तो अराजकतावादियों व आधिपत्यवादियों की भांति राज्य का अंत चाहते हैं, न ही वे राज्य को सर्वशक्तिशाली रूप में स्वीकारते हैं। वे राज्य में सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध हैं। वे राज्य एवं समाज के पर्यायवाची नहीं मानते। इसके अनुसार राज्य समाज का एक समुदाय है अतः संप्रभुता में समाज के अन्य समुदायों की भी भागीदारी होनी चाहिए। लास्की के अनुसार चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 है, राज्य संघों का एक संघ है किसने कहा है? तो ये अरस्तु ने। राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। अरस्तु ने राज्य को संघों का संघ कहा है। संघीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता पूरी तरह उचित और व्यवहारिक संवैधानिक प्रावधानों के जरिए संघ में शामिल होने वाली इकाई राज्यों को एक निश्चित सीमा तक स्वायत्तता की गारंटी देता है। प्रश्न नंबर 27 है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति सद्भावना
पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की व्यवस्था के रूप में किया है? तो उत्तर है बी, लॉक ने। सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता की सुरक्षा की व्यवस्था है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रीस के सोफिस्ट विचारकों ने किया। इन्होंने राज्य को एक कृत्रिम एवं मानव निर्मित संस्था और मनुष्यों को मध्य युग में समझौते का फल माना तथा राज्य की दैवीय उत्पत्ति का खंडन किया। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, निर्मम था। उसका जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक तथा क्षणभंगुर था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य सर्वथा सरल, समानतापूर्ण और सुखमय जीवन बिताता था। प्रश्न नंबर 28 है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो उत्तर है डी, प्रथम 10 संशोधन। 1789 में प्रतिवर्तित मूल अमेरिकी संविधान में कोई पृथक अधिकार प्राप्त सम्मेलन नहीं था, परंतु जनता की मांग थी। 1791 में संविधान में 10 संशोधन हुए जिसमें नागरिकों के अधिकार का उल्लेख किया गया। इन्हीं संशोधनों को सामूहिक रूप से अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है।